हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग रीतिकाल में रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत अगर बात करें तो जसवंत सिंह की रचनाओं को देखेंगे। इसके पहले की जो मेरी क्लास थी उसमें हमने जो है कालिदास त्रिवेदी जी की सारी रचनाओं को देखा था और आज बारी है जसवंत सिंह। और उसके बाद और भी अन्य कवि हैं जैसे कि भूषण, रसिक सुमति, रघुनाथ बंदीजन, माखन, दशरथ, ये और भी जितने भी कवि हैं इन सभी कवियों की रचनाओं को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी बने रहिएगा जो है शुरू से अंत तक, ताकि आपको हर एक रचनाएं अच्छे से याद हो जाए। और हाँ, अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके मत कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो चलिए ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं जसवंत सिंह की रचनाओं के साथ। देख सकते हैं आप यहाँ पे जसवंत सिंह है और इनके द्वारा कुछ रचनाएं लिखी गई हैं। रचनाओं की बात करें तो सबसे पहली रचना है इनकी भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। ये 6 रचनाएं जो हैं जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी रचनाएं अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा। भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। अब इन्हें हम याद कैसे रखेंगे? देखिए, इसके पहले भी जो है मैंने जसवंत सिंह की सारी रचनाओं को कनेक्ट करके बताया था। अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे जो है काफी टाइम से बना हुआ है तो उन लोगों को ये रचनाएं जो है याद होंगी, और जो फर्स्ट टाइम आए होंगे तो उनको तो नहीं पता होगी। तो चलिए आज फिर से एक बार इनकी रचनाओं को आज फिर से एक बार जो है जसवंत सिंह की रचनाओं को हम याद करते हैं ट्रिक के साथ। तो वो ट्रिक है जो मैंने इसके पहले बनाई थी। ट्रिक है कि जसवंत सिंह अपने सिद्धांत के माध्यम से भूषण से कहते हैं। किससे कहते हैं? भूषण, एक भूषण नाम का व्यक्ति है, उस भूषण से कहते हैं कि चंद्रोदय होते ही, कब? चंद्रोदय होते ही अपरोक्ष रूप से अपने अनुभव का आनंद ले। ये पूरी ट्रिक थी। अब इन्हें समझिएगा मैंने कैसे इनको कनेक्ट किया है। कहते हैं जसवंत सिंह अपने सिद्धांत के माध्यम से, जसवंत से हो जाएगा जसवंत सिंह, अपने सिद्धांत के माध्यम से, सिद्धांत से हो जाएगा सिद्धांत बोध, और दूसरा है सिद्धांत सार। दोनों रचनाएं कनेक्ट हो गई। सिद्धांत के माध्यम से भूषण से कहते हैं, भूषण से हो जाएगा भाषा भूषण, भूषण से कहते हैं कि चंद्रोदय के समय, एक इनकी रचना है चंद्रोदय, ठीक है, क्या है वो रचना है? प्रबोध चंद्रोदय, पूरा नाम है प्रबोध चंद्रोदय। तो यहाँ पे वो रचना नहीं दी गई है, लेकिन आप इसको ऐड कर लीजिएगा। तो कहते हैं कि चंद्रोदय होते ही अपरोक्ष रूप से, अपरोक्ष से अपरोक्ष सिद्धांत, अपरोक्ष रूप से अपने अनुभव का आनंद ले, अपने अनुभव, अनुभव से अनुभव प्रकाश, और आनंद ले, आनंद से आनंद विलास। इस तरीके से जो है आप जसवंत सिंह की सारी रचनाओं को याद कर सकते हैं। ट्रिक को एक बार फिर से सुनिएगा। जसवंत सिंह अपने सिद्धांत के माध्यम से भूषण से कहते हैं कि चंद्रोदय होते ही अपरोक्ष रूप से अपने अनुभव का आनंद ले। आगे देखिएगा, अगले जो कवि हैं वो हैं भूषण। भूषण की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं शिवराज भूषण 1673 ईस्वी, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। ये 3 रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई हैं। और भूषण की अगर हम बात करते हैं तो भूषण का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो भूषण का जो जन्म है वो 1613 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। यहाँ पे दिया नहीं है, बट आप इनको नोट कर लीजिएगा। और याद कैसे करेंगे? इसकी एक ट्रिक है कि 1613 में इनका जन्म हुआ था, तो इसको याद कर सकते हैं कि 16 साल की लड़कियों को 13 भाषण अच्छा नहीं लगता है। भूषण, भाषण से भी भूषण को कनेक्ट कर सकते हैं। तो 16 साल की लड़कियों को 13 भाषण अच्छा नहीं लगता। 13 से 13 हो जाएगा और 16 साल की लड़कियां यानी कि 1613, ठीक है। और भाषण से भूषण को कनेक्ट कर लीजिएगा, हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो इनकी जो रचनाएं हैं, ये 3 ही रचनाएं लिखी हैं और इन तीनों रचनाओं की ट्रिक क्या है कि सीसी छत पर है, सीसी छत्र पर है, ऐसे कर लीजिए, सीसी छत्र पर है। सी से हो जाएगा शिवराज भूषण, दूसरे सी से हो जाएगा शिवा बावनी और तीसरा जो है छत्र है ना, सीसी कहाँ पे है, छत्र पर है, तो छत्र से हो जाएगा छत्रसाल दशक। तो ये भूषण की तीनों रचनाएं हो गई। नेक्स्ट में बात करेंगे गोप कवि की। गोप कवि की अगर हम बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं वो है रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण। ये 3 रचनाएं जो हैं गोप कवि के द्वारा लिखी गई हैं। अब इन्हें कैसे याद करेंगे, देखिए आप लोग जानते हैं गोपियां बहुत सी थी, उसमें आप याद कर सकते हैं कि एक रामा नाम की एक गोपी थी, यहाँ लिखा है ना रामालंकार। रामा नाम की एक गोपी थी जो अलंकार करती है। कैसा अलंकार करती है, रामचंद्र के जैसे, रामचंद्र के भूषण से जो है अलंकार करती है चंद्राभरण का। कह सकते हैं जो रामा नाम की गोपी थी, गोपी से याद रखिएगा गोप कवि की सारी रचनाएं हैं, तो रामा नाम की जो गोपी है वो रामचंद्र का जो है, रामचंद्र के भूषण से किसका अलंकार करती थी, चंद्राभरण का करती थी। रामचंद्र के भूषण से चंद्राभरण का अलंकार करती थी रामा नाम की गोपी। याद हो जाएगा, ये गोप कवि की सारी रचनाएं हैं। आगे बात करेंगे रसिक सुमति। रसिक सुमति की बात करें तो इनकी एक रचना है अलंकार चंद्रोदय, 1729 ईस्वी में लिखी गई है, याद रखना, ठीक है। 1729 ईस्वी में अलंकार चंद्रोदय नाम से एक रचना लिखी गई रसिक सुमति के द्वारा। ऐसे इनको याद रख सकते हैं। देखिए एक है रसिक, दूसरा है सुमति। ऐसा लग रहा है जैसे 2 व्यक्ति हों, एक लड़की हो एक लड़का। रसिक और सुमति दोनों मिलकर, दोनों में क्यों बोली, 2 और 9 इनका समय कनेक्ट हो जाएगा। रसिक और सुमति दोनों मिलकर जो है अलंकार करते हैं चंद्रोदय का। किसका अलंकार करते हैं, चंद्रोदय का अलंकार कौन करता है, रसिक और सुमति दोनों लोग मिलकर जो है अलंकार करते हैं चंद्रोदय का। याद हो जाएगा, दोनों से 2 और 9 इनका समय हो गया। और चंद्रोदय किसका अलंकार करते हैं, चंद्रोदय का। तो अलंकार चंद्रोदय कौन करता है, रसिक और सुमति। जैसे लग रहा है 2 व्यक्ति हैं, याद हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिएगा रघुनाथ बंदीजन। रघुनाथ बंदीजन की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं रसिक मोहन 1739 ईस्वी, काव्य कलाधर 1745 ईस्वी, जगत मोहन 1750 ईस्वी। ये जो है 3 रचनाएं रघुनाथ बंदीजन के द्वारा लिखी गई हैं। क्या है, रसिक मोहन 1739, काव्य कलाधर 1745 और जगत मोहन 1750 ईस्वी। आगे बात करते हैं, अगले जो कवि हैं वो हैं दूल्हा। दूल्हा की रचना है कविकुल कंठाभरण। इसको मैंने याद कराया था कि जब कोई आप लोग में से बहुत से लोग होंगे जो जिनकी शादी हो चुकी होगी, तो जब शादी, आप लोग अपना समय याद कीजिए, जब आप लोग दूल्हा बने थे, तो जब दूल्हा बने होंगे तो आप लोगों की खातिरदारी बहुत हुई होगी, है कि नहीं। और जब इतनी खातिरदारी हुई होगी कि आप लोग के सामने कुछ भी आता होगा ना, तो आप लोग इरिटेट हो जाते होंगे कि अब नहीं खाना है। क्यों, क्योंकि मन बहुत भर चुका है, हमारा कंठ भर चुका है। इतना लोग खातिरदारी कर देते हैं, इतना खिला देते हैं दूल्हे को कि वो बेचारा, उसका कंठ वैसे ही भरा रहता है, मन ही नहीं करता कुछ खाने का। तो याद हो जाएगा किसका कंठ भरा है भाई। और लोग तो जाते तो कहते अरे चलो पहले चाट फुल्की नाश्ता करें, लेकिन कभी दूल्हे को नहीं सुने कि दूल्हा कहा हो कि चलो पहले खाना खाते हैं, है कि नहीं। दूल्हे का कंठ तो वैसे ही भर जाता है क्योंकि लोग उसके पास खुद ले लेके आते हैं। तो याद हो जाएगा कंठाभरण किसका है, दूल्हा का है। आगे बात करेंगे रस रूप। रस रूप जो है एक कवि हैं और इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई वो है तुलसी भूषण। 1754 ईस्वी की रचना है तुलसी भूषण। तो इनको कैसे याद करेंगे, देखिए रस रूप, ठीक है, कहते, और इनका है तुलसी भूषण, इनकी रचना है। देखिए भूषण तो चलो याद है, तुलसी अगर आ गया तो भाषा भूषण, जैसे अभी आपने पढ़ा कि भाषा भूषण जसवंत सिंह की है, ठीक है, और भाषा भूषण श्रीपति की भी है, श्रीधर की है। और यहाँ पे बात करें तुलसी भूषण की, तो देखिए जो तुलसी की पत्ती होती है, तुलसी की पत्ती जानते हैं ना, तुलसी की पत्ती का अगर आप रस लें, रस यानी कि मतलब तुलसी की पत्ती को अगर आप चाय में डाल के उसको पिए तो उसका एक अलग ही रस मिलता है, अलग ही आनंद आता है कि नहीं, रूप बदल जाता है। तुलसी की पत्ती
या फिर कह सकते हैं तुलसी का रस अगर चाय में डाल के पीजिए तो उसका रूप बदल जाता है। और कितना डालिए, एक साथ डालिए, एक साथ 5-4 बूंद डालना, एक साथ 5-4 बूंद डालना बस। तुलसी की पत्ती का जो रस आता है उसको जब आप चाय में डालते हैं तो उसका रूप बदल जाता है। तो रूप बदल जाना यानी कि रस रूप की रचना है। और किसका, जब तुलसी की पत्ती हम डालते हैं। तो पूछा जाएगा ना कैसे डाले, जब आप कोई आपको बताता है तो आप पूछते ना अच्छा यूज कैसे करना है, तो कह दीजिएगा एक साथ 5-4 पत्ती डालना, एक साथ 5-4 पत्ती ही डालना या 5-4 बूंद डालना। तो याद हो जाएगा इनका समय 1 7 से 17 और 5-4 से 54। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले जो कवि हैं वो है सेवादास। सेवादास की रचनाएं हैं नखशिख, रस दर्पण, गीता महात्म्य, अलबेले लाल जुको नखशिख, राधा सुधा शतक, रघुनाथ अलंकार। रघुनाथ अलंकार ये सारी की सारी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो सेवादास के द्वारा लिखी गई हैं। एक बार फिर से देखिएगा, नखशिख ये इन्होंने भी लिखा है, यहाँ पे रस दर्पण ये सेवादास की है, और अलंकार दर्पण किसकी थी, राम सिंह की थी। जो लोग कल की क्लास देखे होंगे उनको याद होगा राम सिंह की रचना थी अलंकार दर्पण, और रस दर्पण किसकी है, सेवादास की है। कहते अगर किसी की सेवा करिए तो आपको बहुत रस मिलेगा, बहुत ही आनंद मिलेगा, जिससे आप अपने आप को दर्पण में देख सकते हैं। कैसे आप इसको ध्यान रखेंगे, जैसे आप किसी की सेवा कीजिए, सच्चे मन से अगर किसी की सेवा कीजिए और उसके बाद आप खुद को आईने के सामने खड़ा पाइए तो आपके चेहरे मतलब आपको एक अंदर से एक अलग ही रस मिलेगा। दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और खुद को देखिए तो लगेगा ना हाँ मैंने कुछ नेक काम किया है, मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो क्या होता है वो रस जो है आप कहाँ पे देखते हैं, अपने आप को स्वयं को कहाँ देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तभी आप समझ पाते हैं। और अगर आप किसी के साथ गलत काम किए रहते हैं तो क्या आप खुद से नजरें मिला पाते हैं, नहीं मिला पाते ना। तो ऐसे याद करिएगा रस दर्पण किसकी रचना है, जब हम अपने रस को दर्पण में कब देखते हैं, जब हम किसी की सेवा करते हैं सच्चे मन से। तो रस दर्पण आप ऐसे याद रख लेंगे। इनकी अगली रचना है गीता महात्म्य। तो कह सकते हैं जो सेवा दासों की सेवा करनी चाहिए ऐसा हमें गीता में बताया गया है। तो गीता महात्म्य किसकी हो गई, सेवादास की हो गई। अलबेले लालजू को नखशिख, राधा सुधा शतक और रघुनाथ अलंकार, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, सेवादास की हैं। आगे देखते हैं मंडन कवि। मंडन कवि की रचनाएं हैं रस रत्नावली, रस विलास, नखशिख, काव्य रत्न, नैन पचासा, जनक पचीसी। ये किसकी रचना है, मंडन कवि की है। अब इनकी रचनाओं को हम कैसे याद रखेंगे, तो आइए चलिए इनकी रचनाओं को भी याद करते हैं। देखिएगा, देखिए मंडन नाम का कोई व्यक्ति है तो कहते हैं मंडन जी रस रत्नावली। मंडन जी रस रत्नावली और रस विलास को लेकर अपने नैन पचासा से जनक पचीसी के नखशिख को देखकर उन्हें काव्य रत्न भेंट करते हैं। कैसे याद करेंगे, एक मंडन कवि हैं वो क्या करते हैं, वो रस रत्नावली और रस विलास के साथ, मंडन कवि रस रत्नावली और रस विलास के साथ अपने नैन पचासा से जनक पचीसी के नखशिख को पहले देखते हैं और फिर उन्हें काव्य रत्न भेंट करते हैं। ये पूरी ट्रिक है मंडन कवि की, आसानी से याद भी हो जाएगा। आगे देखिएगा जो अगली रचना है, अगले रचनाकार हैं वो है गिरधर दास। गिरधर दास की रचना है भारती भूषण, 1833 ईस्वी की रचना है। तो इन्हें कैसे याद रखेंगे, देखिए गिरधर से आप कनेक्ट कर लीजिए कृष्ण जी को। कृष्ण जी को आप जानते कि कृष्ण जी जो है आभूषण पहनते थे। और भारती वो कॉमेडी नाइट्स वाली जो भारती हैं, हाँ आप उनको ध्यान में रखिएगा कि भारती जो है वो गिरधर के आभूषण को कैसे देखती है, तिरछी तिरछी नजरों से देखती है। कैसे देखती है, तिरछी तिरछी नजरों से देखती है भारती, किसके, गिरधर के आभूषण को। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो आभूषण पहने हुए हैं तो उनके आभूषणों को तिरछी तिरछी नजरों से कौन देखता है, भारती देखती है। उसको जलन होती है कि क्यों ये इतना आभूषण पहने हैं, आभूषण तो मेरे पास होना चाहिए, मैं तो लड़की हूँ बट मेरे पास तो नहीं है। तो तिरछी तिरछी यानी कि 3 1833 याद हो जाएगा इनका समय। आगे देखिएगा अगले जो कवि हैं वो है भूषण मुरलीधर। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं छंदो हृदय प्रकाश 1666 ईस्वी, अलंकार प्रकाश 1648 ईस्वी। ये दोनों रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई, भूषण मुरलीधर।
क्या है? छंदो हृदय प्रकाश 1666 ईस्वी और अलंकार प्रकाश 1648 ईस्वी में लिखी गई हैं। किसकी रचना है? भूषण मुरलीधर की है। नेक्स्ट में देखिएगा राम सहाय, जो अगले कवि हैं वो हैं राम सहाय। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी पहली रचना है वृत्त तरंगिणी 1816 ईस्वी, अलंकार प्रकाश 1648 ईस्वी और वाणी भूषण, ये किसकी है? ये भी राम सहाय की है। देखिए अभी हमने पढ़ा है भारती भूषण, एक पढ़ा है तुलसी भूषण, है कि नहीं? तुलसी भूषण किसकी थी? तो तुलसी भूषण किसकी थी? तो वो रसरूप की थी। भारती भूषण किसकी थी? तो गिरधर दास की थी। भाषा भूषण हमने पढ़ी, तो भाषा भूषण किसकी थी? जसवंत सिंह की थी। अब यहाँ पे जो है हम पढ़ रहे हैं वाणी भूषण। वाणी भूषण किसकी है? तो देखिए जो वाणी होती है ना, वाणी ही हमारी सहायक होती है। अगर कहीं कोई बातचीत होती है, कोई भी चीज होता है, तो अगर हम अपने मुंह से कुछ बोलेंगे नहीं तो कैसे सामने वाला हमारी चीजों को जान पाएगा? तो वाणी जो होती है वो हमारे लिए सहायक होती है, ठीक है। तो वाणी भूषण क्या है? हमारे लिए सहायक है, यानी कि राम सहाय, याद हो जाएगा। और इनकी रचना है वृत्त तरंगिणी, अलंकार प्रकाश 1648 ईस्वी की रचना है। ये दोनों रचनाएं भी इन्हीं की हैं। अगले जो कवि हैं वो हैं माखन कवि। माखन कवि की रचना है श्रीनाग पिंगल अथवा छंद विलास 1702 ईस्वी में लिखा गया है। तो इनको याद रख सकते हैं। श्रीनाग, नाग पर जब यमुना में कालनाग का आतंक था तो वहां पे उनका विनाश कौन किया था? माखन खाने वाले श्री कृष्ण जी। तो श्री नाग के ऊपर कौन रहता है खड़ा? माखन खाने वाले श्री कृष्ण जी। तो इनको आप माखन भी कह सकती हैं, ठीक है। तो ये याद रहेगा, कनेक्ट भी हो जाएगा। और ये कब की रचना है? 1702 ईस्वी में लिखी गई है। आगे बात करेंगे दशरथ कवि की। दशरथ कवि की जो रचना है वो है वृत्त विचार, 1799 ईस्वी की रचना है। तो कहते भाई वृत्त विचार किसका चाहिए? वृत्त विचार आपको चाहिए, मैं दूं? तो कहेंगे नो नो नो, मुझे तेरा वृत्त विचार नहीं चाहिए, मुझे तो दशरथ का वृत्त विचार चाहिए। दशरथ जो वृत्त विचार करते हैं मुझे उनका चाहिए। अगर मैं किसी से कहूँ मैं अपना विचार दूं, तो कहेंगे नो नो नो, वृत्त विचार मत दो, मुझे किसका विचार चाहिए? मुझे दशरथ का विचार चाहिए। यानी कि दशरथ की रचना है वृत्त विचार और इसका समय क्या है? 1799 है, ठीक है, याद हो जाएगा। आगे देखिएगा जो अगले कवि हैं वो हैं सुरति मिश्र। इनकी रचनाएं हैं अलंकार माला, रस रत्न माला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नखशिख, देखिए इन्होंने भी नखशिख की रचना की है, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। ये सारी की सारी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो सुरति मिश्र के द्वारा लिखी गई हैं। किसके द्वारा? सुरति मिश्र के द्वारा लिखी गई हैं। अलंकार माला, रस रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नखशिख, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। नेक्स्ट में देखिएगा अगले जो कवि हैं वो हैं उदयनाथ कवींद्र। उदयनाथ कवींद्र की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका और जोगलीला। रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका और जोगलीला, ये तीनों रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो उदयनाथ कवींद्र के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है हमने रीतिबद्ध कवि और उनकी सारी रचनाओं को पढ़ लिया है। आगे देखिएगा कुछ और पॉइंट दिए हैं, उनको भी देख लेते हैं। बात करें पहले पॉइंट की तो यहाँ पे लिखा है भिखारी दास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया था। कहते हैं भिखारी दास ने सबसे पहले हिंदी काव्य परंपरा में भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार करने वाले पहले कवि माने जाते हैं। किसमें? हिंदी में बात करते हैं। सबसे पहले जो है भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार करने वाले जो कवि माने जाते हैं वो भिखारी दास माने जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट है माखन ने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन, सुरस, तरल गति, सदागति, सुबल, प्रवाह और गंधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किया। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा। हिंदी में सर्वप्रथम कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन, सुरस, तरल गति,
सदागति, सुबल, प्रवाह और गंधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किसने किया? तो माखन कवि ने किया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। हिंदी में रीतिकाल का अर्थ काव्य रचना पद्धति है। कहते हैं कि हिंदी में जो रीतिकाल है उसका अर्थ काव्य रचना पद्धति है, किंतु कहीं कहीं इसे पंथ से भी अभिहित किया गया है। लेकिन कहीं कहीं पर इसे पंथ से भी अभिहित किया गया है। कुछ उदाहरण निम्नांकित है। अब देखते हैं, इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो कि पंक्तियों के माध्यम से है, और वो पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे केशवदास की। केशवदास के द्वारा एक पंक्ति लिखी गई है, समुझै वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध। ये वाली जो पंक्ति है केशवदास के द्वारा लिखी गई है, समुझै वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध। अब इनको याद कैसे रखेंगे? देखिए, अगर मान लीजिए आप इसको समझिएगा, जैसे कोर्ट कचहरी में अक्सर किसी ना सभी के घर में कुछ ना कुछ चीजें जो ऐसी रहती हैं जो कोर्ट कचहरी से रिलेट रहेंगी, चाहे वो जमीन को लेकर ले लीजिए, किसी की प्रॉपर्टी को लेकर ले लीजिए, या कोई केस हो गया है। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो आप जब केस अपना लड़वाते हैं, किसी वकील को मतलब ढूंढते हैं केस लड़ने के लिए, तो आप कैसे वकील को हायर करते हैं? आप सोचते हैं ना कि ऐसा वकील हो जो समझने वाला हो, जो समझने वाला हो और मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके, है कि नहीं? तो आप कैसे वकील को ढूंढते हैं? जो काफी एक्सपीरियंस वाला हो, ठीक है, काफी टाइम से जो है उसने वकालत की हो। तो यहाँ पे लिखा है ना, समुझै वाला बालकन, मतलब मुझे जो है केस लड़वाने के लिए समझने वाला कोई चाहिए, बालकन नहीं चाहिए, कोई बालक नहीं चाहिए, कोई जो नया नया अभी वकील बना है, मुझे ऐसे वकील की जरूरत नहीं है, मुझे कोई समझने वाला वकील चाहिए। मुझे अपना केस जो है वो हर हाल में जीतना है, समझने वाला चाहिए, यानी कि कम से कम उसका 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो उस वकील का। तो ऐसे अगर आप पढ़ेंगे ना समझ के, तो आपको याद हो जाएगा, कभी भी आएगा समुझै वाला बालकन, यानी कि समझने वाला चाहिए, कोई बालक नहीं चाहिए कि कोई 25-30 साल का जो लड़का अभी उसने वकालत ज्वाइन की है मैं उसी से अपना केस लड़वा लूं। नहीं, मुझे कोई समझदार वकील चाहिए जो मेरा केस लड़ सके। केस से हो जाएगा केशवदास। तो ये पंक्ति आपको याद हो जाएगी। आगे देखते हैं चिंतामणि। अगले जो कवि हैं वो हैं चिंतामणि। इनकी जो पंक्ति है वो है, रीति सुभाषा कवित्व की बरनत बुध अनुसार। रीति सुभाषा कवित्व की बरनत बुध अनुसार, ये किसके द्वारा लिखी गई? चिंतामणि। देखिए, कहते हैं जो रीति की सुंदर भाषा है, रीति की सुंदर भाषा लिखने को हर कवि को चिंता होती है। कहते हैं जो रीतियां हैं उनकी, मतलब जैसे कोई कवि है जब वो कविताएं करता है तो वो सोचता है कि इसमें हम सुंदर सुंदर भाषाओं का प्रयोग करें, और सुंदर भाषाओं का प्रयोग करने के लिए वो सोचेगा, विचारेगा, और उसको चिंता भी होती है कि अगर मेरी ये कविता जब समाज के सामने आएगी तो पता नहीं लोग इस चीज को समझ पाएंगे कि नहीं, लोग अच्छा समझेंगे कि नहीं समझेंगे। तो उसको इस बात की भी चिंता रहती है कैसा प्रभाव जो है पड़ेगा मेरी इस कविताओं के, मेरे द्वारा ये जो कविता लिखी गई है उसका। ठीक है, तो कहते हैं रीति सुभाषा कवित्व की, मतलब इसको आप ऐसे पढ़िएगा कि रीति की जो सुंदर भाषा है, रीति की सुंदर भाषा लिखने को हर कवि को चिंता होती है कि जब भी वो कोई कविता करे तो उसमें सुंदर भाषाओं का प्रयोग करे। उसके लिए वो चिंतित रहता है कि कहाँ से मैं अच्छे भाषाओं का प्रयोग करूं। तो चिंता से हो जाएगा चिंतामणि, आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा मतिराम। मतिराम की रचना है, सो विश्रब्द नवोढ़ यो बरनत कवि रस रीति। सो विश्रब्द नवोढ़ यो बरनत कवि रस रीति, ये मतिराम की रचना है। ठीक है, कैसे याद करेंगे? लिखा है सो विश्रब्द, ऐसा लग रहा है कि कह रहे हैं सो विश्राम करो, नवोढ़ यो, और ओढ़ो मत। तो कहते हैं देखिए, जब आप विश्राम करते हैं, सोते हैं, तो क्या चद्दर ओढ़ते हैं, तो ऐसा इसको कनेक्ट कीजिएगा कि कोई बच्चा है वो क्या करता है, आजकल ये चीज होता है, बच्चा क्या करता है, सोएगा और विश्राम कर, मतलब सोने के लिए लेटेगा बिस्तर पे और चद्दर ओढ़ के क्या करेगा, उसके अंदर मोबाइल चलाएगा, उसके अंदर क्या करेगा, मोबाइल चलाएगा। तो माँ क्या कहती है, सो तो विश्राम कर, लेकिन नवोढ़ यो, तुम जो है नवोढ़ना, ओढ़ना नहीं, यानी कि ओढ़ना नहीं, क्या ना ओढ़ना, चद्दर मत ओढ़ना। हाँ,
तुम्हारी मति मारी गई है जो तुम चद्दर ओढ़ के सोगे। चद्दर नहीं ओढ़ना है, मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं जानती हूँ तुम चद्दर ओढ़ के मोबाइल चलाओगे। तो माँ क्या करती है, माँ डांटती है, कहती है तुम्हारी मति मारी गई है, तुम्हें चद्दर नहीं ओढ़ के सोना है। तुम्हारी मति मारी गई है, तुम्हें चद्दर ओढ़ के नहीं सोने देंगे। तुमको सोना है तो बिना चद्दर के सो और जाके तुम सो जाओ। अगर तुम्हारी मति, तुम्हारी बुद्धि सही है तो तुम जाके सो, ओढ़ना मत चद्दर। तो माँ डांटती है। इस तरीके से आप याद कर लेंगे। ये मतीराम के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। आगे देखिएगा भूषण। भूषण की बात करें तो इनके द्वारा जो लिखी गई पंक्ति है वो है, सुकविन हूँ कछु कृपा समुझ कविन को पंथ। ये भूषण की जो है पंक्ति है। कैसे याद करेंगे, कहते हैं सुकविन हूँ कछु कृपा, कहते हैं सुंदर कवि हूँ। सुकविन यानी कि सुंदर कवि हूँ, कहते हैं मैं भी सुंदर कवि हूँ तो मुझ पर भी कोई कुछ कृपा करिए। और सुंदर कवि हूँ मैं भी। जब कोई सुंदर कवि रहता है तो उसको भाई सम्मान में क्या मिलता है, कुछ ना कुछ आभूषण वगैरह दिया जाता है। ठीक है भाई, सुंदर कवि अच्छी अच्छी कविताएं करता है, पता नहीं कितने कितने प्राइज लोग जीतते हैं। तो कहते हैं सुकविन हूँ कछु कृपा, तो कहते हैं मैं सुंदर कवि हूँ, देखने में भी सुंदर हूँ, मैंने सुंदर सुंदर आभूषण पहना है, तो मुझ पर भी कृपा कीजिए और मुझे कुछ आभूषण दे दीजिए। तो हो जाएगा, ये भूषण की पंक्ति है। आगे बात करते हैं देव कवि। देव कवि की रचना है, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, ये देव की पंक्ति है। इसको जब भी पढ़िएगा तो ऐसे पढ़िएगा, अपनी अपनी रीति देव, अपनी अपनी रीति देव। देव यानी कि देव कवि की कैसे याद करेंगे, देखिए क्या होता है, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, अलग अलग स्टेट, क्या आप अपने ही राज्य की अगर बात कर लीजिए तो अगर अलग अलग आप शहर में जाते हैं तो सबके रीति रिवाज अलग अलग हो जाते हैं। थोड़े थोड़े दूरी पे ही जो है रीति रिवाज चेंज होते हैं। तो क्या होता है, कहते हैं कि भाई आप सभी जो है अपनी अपनी रीति देव मतलब बताओ। जैसे समझिए कि कोई सभा का आयोजन हुआ है, वहाँ पे कई जाति कई धर्म के लोग वहाँ पे हैं, तो उनसे क्या कहा जा रहा है, उनसे सभी से कहा जा रहा है ऐसा है, आप अपनी रीति बताइए, आपके यहाँ का रीति रिवाज क्या है, आप सभी अपना रीति बताइए। बिहार वालों में कुछ और ही जो है फेस्टिवल मनाए जाते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं। और अगर इधर देख लीजिए आप पूर्वांचल साइड में, जैसे कि कानपुर और लखनऊ साइड, गोरखपुर साइड, यहाँ के कुछ रीति रिवाज अलग होते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग होता है। तो थोड़ा सा अगर आप इससे रिलेट करेंगे तो सब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अपनी अपनी रीति। तो कहते हैं अपनी अपनी रीति दो। जब अपनी अपनी रीति दोगे, बताओगे, तब तो हम जानेंगे तुम्हारे यहाँ का रीति रिवाज क्या है। तो अपनी अपनी रीति देव से हो जाएगा, ये देव की पंक्ति है। मैं पंक्ति याद कराने का प्रयास कर रही हूँ, आप लोग समझिएगा। अगले जो कवि है वो है सुरति मिश्र। सुरति मिश्र की जो पंक्ति है वो है, वर्णन मनरंजन जहाँ रीति अलौकिक होई, और निपुण कर्म कवि कौजुत ही काव्य कहत सब कोई। ये वाली पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, सुरति मिश्र के द्वारा। तो यहाँ पे लिया है वर्णन मनरंजन जहाँ। ठीक है, इस लाइन को पकड़िएगा। तो कहते हैं कि देखिए वर्णन मनोरंजन यानी कि मनोरंजन के लिए बार बार क्या करते हैं, कुछ लोग सुरती खाते हैं, कुछ लोग जो है मनोरंजन के लिए जो है बार बार सुरती का सेवन करते हैं। लिखा है ना, वर्णन मनोरंजन यहाँ रीति अलौकिक हुई। तो इसी लाइन को पकड़िएगा। कहते कुछ लोग मनोरंजन के लिए, हाँ कुछ लोगों की आदत होती है, जब तक अगर खाएंगे नहीं तो उनका आगे कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, जैसा लगता है उनको एनर्जी पावर वहीं से मिलती है, सुरती से ही। तो कहते हैं कुछ लोग जो होते हैं वो मनोरंजन के लिए बार बार सुरती खाते हैं, तो सुरती से हो जाएगा सुरति मिश्र। आगे देखिएगा, अगले कवि है सोमनाथ। सोमनाथ की पंक्ति है, छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। ये वाली पंक्ति किसकी है, सोमनाथ की है। कहते हैं छंद रीति समझे नहीं, छंद रीति समझे नहीं। इनको आप याद रख सकते हैं कि जो है कि इनको अगर आप देखिए ऐसे इनको याद करिएगा, जैसे इंग्लिश के वर्ड से आप इनको कनेक्ट कीजिए। छंद रीति समझे नहीं, कहते हैं एवरी पर्सन जो होते हैं वो छंद रीति को नहीं समझते हैं, लेकिन सम पर्सन, कुछ व्यक्ति सम पर्सन को आप सम पर्सन यानी कि कुछ व्यक्ति हैं जो छंद रीति को समझते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एवरी पर्सन लोग जो है वो छंद रीति को नहीं समझते हैं। तो इस चीज को आप ऐसे ही कनेक्ट कीजिएगा कि
कुछ लोग होते हैं, सम लोग होते हैं जो छंद रीति को समझते हैं, बाकी हर कोई नहीं समझ सकता। तो सम से सोमनाथ को आप इनको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि सोमनाथ की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं भिखारी दास। भिखारी दास की देखिएगा 3 पंक्तियां दी गई हैं। पहली है काव्य की रीत सीखी सुकविन सो, काव्य की रीत सीखी सुकविन सो। कहते हैं ये भिखारी दास की पंक्ति है, तो इनको कैसे याद रखेंगे? देखिए, काव्य की रीत सीखने में जो सबसे ज्यादा तेज होते हैं वो भिखारी लोग होते हैं। भिखारी दास से आप भिखारी को कनेक्ट कीजिए। कहते हैं काव्य की रीति जो बहुत जल्दी सीखता है वो कौन सीखता है? वो भिखारी लोग सीखते हैं। इसको आप ऐसे समझिएगा, जैसे कोई भिखारी है, अगर वो ट्रेन में भीख मांगता है तो उसके जो बोलने का टोन होता है वो अलग होता है। अगर वो सड़क पे आपसे भीख मांग रहा है तो उसके बोलने का तरीका अलग होता है। कभी कभी तो कुछ लोग आशीर्वाद भी देते हैं, हाँ, और जब घर पे आते हैं तो उनके भीख मांगने का अलग टोन होता है। कोई गा गा के भीख मांगता है, कोई अपनी जो है दुख दर्द वाली कहानी सुना के मांगता है। तो उन लोगों के जो तरीके होते हैं ना वो समय समय पर बदलते रहते हैं, अलग अलग तरीके से उनकी जो रीति होती है वो बड़ी तगड़ी होती है। तो आप याद रख सकते हैं काव्य की रीति सीखता है अगर कोई, तो वो कौन है? काव्य यानी कि कहना। काव्य आप समझ सकते हैं उनको पंक्तियों के माध्यम से कहना, गा गा के कहना। तो अलग अलग टोन में जो है भिखारी लोग मांगते भी हैं, और जो है गानों के माध्यम से आपने सुना होगा, ट्रेनों में सुना होगा, और अपने आसपास में भी ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं। तो आप वहाँ से इनको कनेक्ट कर सकते हैं कि ये भिखारी दास की पंक्ति है, कि काव्य की रीति सीखने में जो सबसे तेज होते हैं वो होते हैं भिखारी दास। जैसे ही उन्होंने इंसानों को देखा तुरंत अपनी टोन बदल लेते हैं, हाँ, कि अब इनसे मुझे कुछ मिलेगा, मैं इस टोन में अगर बात करूंगा। दूसरी पंक्ति है अरु कछु मुक्तक रीति लखी कहत एक उल्लास। अरु कछु मुक्तक रीति लखी, और कुछ नहीं, ये मुक्तक रीति भी कहती है, ये मुक्त रूप से जो है मांगने लगते हैं। रीति लखी, ठीक है, लिखा अरु कछु नहीं, और कुछ नहीं, मुक्त होकर जो है ये अपनी रीतियां प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे जिससे मांगना होता है उसके पास पहुंच जाते हैं। ये कुछ देखते नहीं है, इनको मांगना है तो इनको मांगना है। इनको शर्म नहीं आती कि हाँ मतलब हमारे कोई रिलेटिव्स हैं या नहीं। देखिए कुछ लोग तो भाई उनकी स्थिति नहीं सही होती तो उनको जरूरत पड़ती है, पर कुछ लोगों ने इसको धंधा बना लिया है। तो ये चीज गलत है। आगे देखते हैं, अगली जो पंक्ति है वो भी इन्हीं की है। बंदहो सुकविन के चरण अरु सुकविन के ग्रंथ, जाते कछुहा हूँ लहो कविताई को पंक्त। ये वाली जो पंक्ति है ये भी किसकी है? भिखारी दास की है। बंदहो सुकविन के चरण अरु सुकविन के ग्रंथ। आगे देखिएगा दूल्हा, अगले जो कवि है वो है दूल्हा। दूल्हा की पंक्ति है थोरे क्रम क्रम ते कहीं अलंकार की रीति। थोरे क्रम क्रम ते कहीं अलंकार की रीति, ये दूल्हा की पंक्ति है। कैसे याद करेंगे? देखिए लिखा है थोरे, थोरे मतलब थोड़ा, क्रम क्रम। देखिए जब आप देखिए आप सोचिए जैसे दूल्हा बैठा है सामने आपके, और वो सुबह के टाइम जो कलेवा में खिलाया जाता है, सामने खाना रखा है, और इमेजिन कीजिए आप लोग कि दूल्हा जो है खाना खा रहा है, तो कैसे खा रहा है? थोड़े थोड़े खा रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा खा रहा है। और कैसे खा रहा है? क्रम क्रम से खा रहा है, क्रम क्रम से रुक रुक के खा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है अभी पहले एक पूड़ी खाएगा तो फिर उस थोड़ा देर वेट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अभी मुझे अलंकार मिलने वाला है, अभी मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ना भाई। सीकड़ है, अंगूठी है, ज्वेलरी मिलती है ना, लड़की की माँ देती है या कोई और रिलेटिव्स दे देते हैं। ये नहीं मिलेगा तो फिर दूल्हा तो रूठ के बैठ जाता है। ये चीज देखा है आपने? तो दूल्हे को पता है थोड़ा थोड़ा खाओ और क्रम क्रम से खाओ। क्यों? क्योंकि अभी उसे अलंकार मिलने वाला है, रीति रिवाज के अनुसार अभी उसे अलंकार मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए दूल्हा जो है थोड़े थोड़े और क्रम क्रम से खाता है। याद हो जाएगा, ये दूल्हा की पंक्ति है। देखिए इसको आप अपनी निजी जिंदगी से जोड़ के याद करिए तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। पंक्ति रटने की जरूरत नहीं है, बस समझिएगा। अब कभी भी आपको ये पंक्ति दिखेगी ना, आपको तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा ये तो दूल्हे की बात हो रही थी। तो याद हो गया। अब बात करते हैं अगले जो कवि है पद्माकर। इनकी जो पंक्ति है वो है ताहि को रति कहत है रस ग्रंथन की रीति। ताहि को रति कहत है रस ग्रंथन की रीति, ये पद्माकर के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं बेनी प्रवीण। इनकी जो पंक्ति है वो है या रस अरु नव तरंग में नवरस रीत ही देखी
अति प्रसन्न है ललन जी की नहीं प्रीति विषय की। ये पंक्ति बेनी प्रवीण के द्वारा लिखी गई है और यहाँ पे देखिए नव तरंग आया है और नवरस आया है। ठीक है, तो आप जानते हैं बेनी प्रवीण की एक रचना है नवरस तरंग, और मैंने आपको याद कराया है इनकी जितनी भी रचनाएं हैं कि प्रवीण नाम का एक लड़का है, वो जो है मल्टी टैलेंटेड है और उसके अंदर जो है नवो रस समाहित है। जिस भी रस की जरूरत होगी वो उस रस में आपसे बात करने लगेगा। श्रृंगार रस हो, करुण रस हो, हास्य रस हो, ठीक है, कोई भी रस हो, वो हर रस में जो है क्या है, प्रवीण है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं ना। नवरस तरंग इन्हीं की रचना है और इसमें नव तरंग और नवरस दोनों शब्द आया है, तो याद रहेगा ये बेनी प्रवीण की है। आगे देखिएगा प्रताप शाही, अगले जो कवि हैं वो है प्रताप शाही। इनकी जो पंक्ति है वो है कवित्व रीति कछु कहत हैं व्यंग्य अर्थ चित्त लाए। कहते कवित्व रीति कछु कहत हुए व्यंग अर्थ चित्त लाए, ये प्रताप शाही की पंक्ति है। कहते हैं जो व्यंग होते हैं, व्यंग का प्रताप, यहाँ से पकड़िएगा, व्यंग का प्रताप जो होता है बहुत, एक तरीके से कह सकते हैं व्यंग का जो प्रताप होता है बहुत गहरा होता है। व्यंग का प्रताप जो होता है कभी कभी किसी की जिंदगी बर्बाद कर देता है, इसीलिए कहते हैं व्यंग बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं। ठीक है, व्यंग का जो प्रताप होता है अक्सर किसी के मन पे लग जाता है, तो व्यंग का प्रताप कैसा होता है, गहरा होता है। तो प्रताप शाही की जो पंक्ति है व्यंग अर्थ, ठीक है, इससे आप इनको कनेक्ट कीजिएगा। आगे देखेंगे 2-3 पॉइंट और दिए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा। देखिएगा जो बच्चन सिंह है वो रीतिकालीन कवियों को ही कविता का सौदागर कहे हैं, लेकिन वहीं अगर हम देव की बात करें तो देव ने सुकवि को ही कविता का सौदागर कहा है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट में है रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। जो रीति काव्य हैं इनको यौवन की रमणीयता का भी काव्य कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नलिन विलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हास्यकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी याद नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। नलिन विलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को, कहते हैं जो नवीन विलोचन शर्मा है ये रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को क्या कहे हैं, भारतीय मनीषा का हास्यकालीन वर्गीकरण प्रेम कहे हैं। ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ जो है हमने रीतिबद्ध कवियों का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। उनके संदर्भ में कुछ पंक्तियां भी रही हैं और उनके सभी ग्रंथों को भी हमने देखा। और इसके बाद जो है कल हम बात करेंगे रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कल हम देखेंगे बिहारी लाल को। बिहारी लाल का जन्म, मृत्यु, उनके पिता कौन थे, उनके गुरु कौन थे, उनका संप्रदाय क्या था, उनकी रचनाएं कौन सी थी और उनकी रचनाओं पे बहुत सी टीकाएं लिखी गई हैं, वो टीकाएं कौन कौन सी लिखी गई हैं। तो मतलब देखा जाए तो कल हम रीति सिद्ध कवियों पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, चीज़ें आपको याद हो रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और जितना ज़्यादा हो सके मेरी वीडियोस अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप जानते हैं कि मैं जो ये वीडियोस बनाती हूँ इसमें मैं ट्रिक की सहायता से रचनाओं को याद कराने का प्रयास करती हूँ, ताकि आने वाले समय में जो भी आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको रचनाएँ हो गई, पंक्तियाँ हो गई, वो अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि हम पढ़ते तो हैं पर हमारे दिमाग में चीज़ें बनती नहीं है, और हिंदी में इतनी ज़्यादा रचनाएँ हैं, इन सब चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं ना तो सब इधर से उधर घौंच पौच हो जाता है और पंक्तियां तो खासकर नहीं याद होती है। तो मैंने बस उसी में थोड़ा सा जो है सुधार करने का प्रयास किया है और यही सोचा है कि अगर हम पंक्तियों को अपनी आम जिंदगी से जोड़ के और याद करें तो हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही इजी हो जाएंगी, है कि नहीं। तो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का ये तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, कल हम मिलते हैं रीति सिद्ध कवियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
और अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो कल फिर मिलते हैं शाम ठीक 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।